दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिख के आता है। ऐसे नहीं है कि वो एक्सपायरी डेट के बाद खाने के लायक नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपायरी डेट के बाद भी खाने के लायक तो रहते हैं। मेरे घर में ब्रेड है जो शायद फ्रिज में पड़ा पड़ा एक हफ़्ता पहले का है या 10 दिन पहले का है, खाने के लायक है। दूध मेरे घर में 2-3 दिन फ्रिज में पड़ा रहता है, पीने के लायक रहता है। फट जाएगा तो भी पनीर बना के खाने के लायक तो रहता ही है। हर एक चीज़ का लेकिन फिर भी एक्सपायरी डेट लिखा जाता है और हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। अभी इंसानों का एक्सपायरी डेट क्या है? 60। मैं ये साल 60 साल का हो जाऊंगा। ओके, आज ये साल नवंबर में मैं 60 साल का हो जाऊंगा। 70, 80, 90 क्या है हमारी एक्सपायरी डेट? 100। कहीं पे कुछ तो होना चाहिए ना एक्सपायरी डेट। अब हम लोगों को एक्सपायरी डेट पसंद नहीं है, हम लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन आप कहोगे यार एक्सपायरी डेट की ज़रूरत क्या है? मैं आपको समझाता हूँ एक्सपायरी डेट क्यों ज़रूरी है। अब ये एक्सपायरी डेट को एनफोर्स कैसे करना है वो भी बात करेंगे, लेकिन एक्सपायरी डेट क्यों ज़रूरी है? देखिए, होता क्या है, हम मानने को तैयार नहीं होते हैं कि जो लोग ओल्डर हैं उन्होंने एक्चुअली दुनिया की सारी पूंजी पर कब्जा कर रखा है और सारे पावर पे कब्जा कर रखा है। जो दुनिया के एल्डर्स हैं सारे, अब आप कहीं भी देखो, आप ट्रंप को देखो, ट्रंप का उम्र देखो, मोदी देखो, मोदी का उम्र देखो, नेतन्याहू देखो, उसका उम्र देखो, जो बाइडेन ट्रंप के पहले था उसका उम्र देखो, राहुल गांधी को देखो, सारे के सारे इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम जवान हैं। जो बाइडेन सठिया गया है, लेकिन प्रिटेंशन ये होता है कि अभी तो हम जवान हैं। ट्रंप 2016 में जब इलेक्ट हुआ था तो उसके बारे में यह बात चलती थी और बाद में 2020 के इलेक्शन के टाइम पे लोग कहते थे, जोक करते थे, अरे भाई उसकी लुल्ली खड़ी नहीं होती है। नहीं, मेरी लुल्ली खड़ी होती है, मेरी लुल्ली बहुत बड़ी है। ये टाइप का डिबेट इस हद तक। ट्रंप कहता था देखो बुढ़ा, बाइडेन देखो कितना बुढ़े की तरह चल रहा है। बाइडेन साइड के लोग कहते थे अरे ट्रंप देखो कितना बुढ़े की तरह चल रहा है। अभी दोनों एक सत्य की तरफ ही चिन्ह कर रहे हैं कि जवान लोगों को रूल करना चाहिए, लेकिन दोनों ये इस बात को कबूल करते हैं कि हम बूढ़े हैं एक्चुअली, लेकिन कोई कह नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट देखने जाओगे ना, ट्रंप क्यों है? क्योंकि वो पैसों का ही नहीं, पावर का पूंजीपति है। ही हैज़ एक्यूमुलेटेड पावर, उसके पास पावर का भंडार हो गया है। बाइडेन, मोदी, पूरी जिंदगी उसने मेहनत करी होगी, इन लोगों ने मेहनत करी है। पॉलिटिकल पावर एक पूंजी की तरह है, धीरे धीरे आपके पास एक्यूमुलेट होता है। और पॉलिटिकली क्यों? पॉलिटिकल, आप जिस चीज़ को पॉलिटिकल कहते हो ना, वो हर एक लाइन में अप्लाई होता है। अपने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन हैं? 60 साल 65 साल के लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन हैं? जो लोग 60 और 65 के बीच में हैं ज़्यादातर। हाई कोर्ट के जजेस कौन हैं? जो लोग 55 एंड 60 के बीच में हैं। सीनियर जजेस कौन हैं? 50 एंड 55 के बीच में हैं। आप जनरल्स कौन हैं? जो लोग सेनापति हैं, या जो भी कहते हो जनरल्स, ओके, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके चीफ्स कौन हैं? जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं। लेकिन सेना को जब लड़ने के लिए भेजा जाता है, वो सेना कौन है? 25, 30 साल, 35 साल, मैक्स टू मैक्स 40 साल के लोग। उसके ऊपर के लोग मरने को नहीं जाते हैं, वो दे आर नॉट इन द फ्रंट लाइन्स। मरने के लिए जो लोग जाते हैं वो यंग हैं, जो लोग पीछे से हुक्म देते हैं वो लोग ओल्डर हैं। पूंजीपति में देखो,
अडानी अंबानी का उम्र देखो, पता लगाओ उनका उम्र क्या है, मुकेश अंबानी का उम्र क्या है, ओके, वॉरेन बफेट का उम्र क्या है। बहुत कम लोग हैं जो यंग हैं, ज़्यादातर सभी के सभी लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं। अब हमारे समाज में आते हैं, आपका फाइनेंशियल पावर क्या है, आपके पिताजी का फाइनेंशियल पावर क्या है, एक बार जस्ट नज़र मार के देख लो। आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे से, बहुत धीरे धीरे से मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके पिताजी के पास पूंजी एक्यूमुलेटेड है, घर उनके नाम पे है, जो म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, फिक्स डिपॉजिट्स, सोना, ये सब उनके नाम पे हैं, आपके माताजी पिताजी के नाम पे हैं। आप शहजादे हो। अब एक बहुत अजीब चीज़ ये है कि जो लोग यंग होते हैं उनको शहजादा बन के जीना पड़ता है, और जो लोग ओल्डर हैं उनको शाह बन के जीना पड़ता है। अगर शहजादे ने शाह को मार दिया, जैसे औरंगज़ेब ने शाहजहां को या जेल में डाल के रखा, तो आप कहोगे देखो देखो ये कितना बुरा है। लोग बुरे नहीं बनना चाहते, इसलिए, और कुछ लोग बुरे बनते भी हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सब के सब अच्छे रहते हैं, लेकिन लोग जनरली बुरे नहीं बनना चाहते हैं। तो बुरे नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए वो प्रिंस चार्ल्स की तरह शहजादा बन के रहते हैं, बुढ़ापे आने तक शहजादा बन के रहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ मरने तक किंग चार्ल्स प्रिंस चार्ल्स था, प्रिंस 85 साल का बूढ़ा हो गया प्रिंस चार्ल्स, आखिर में उसको मिला किंग चार्ल्स बनने का मौका। हमारे समाज में लोग इसी तरह से जी रहे हैं। अब आप कहोगे क्रिश ये सब है, सही है, मानता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एक बात है दोस्तों कि हम लोग अपने ऊपर एक्सपायरी डेट का थप्पा लगवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हर कोई जानता है, 20 साल का बच्चा भी जानता है कि 10 साल के बाद मैं 30 का हो जाऊंगा, उसके बाद मैं 40 का हो जाऊंगा, उसके बाद मैं 50 का हो जाऊंगा, उसके बाद 60 का हो जाऊंगा, और जब हो जाऊंगा तो मेरा एक्सपायरी डेट एक्सपायर हो जाएगा, मेरा एक्सपायरी डेट पे आ जाएंगे हम लोग, तब क्या करेंगे? ये एक फिलॉसफी जो निकाला गया है ना, एंटीनेटलिज्म इसी बात को कबूल कर रहा है। एक्चुअली एंटीनेटलिज्म इज एन एडमिशन दैट समथिंग इज फक्ड अप इन आवर वर्ल्ड। लेकिन किस चीज़ को फक्ड अप कह रहे हैं हम लोग? नवजात शिशु को फक्ड अप कह रहे हैं, कह नहीं रहे, अच्छी भाषा में कह रहे हैं, बहुत सुंदर भाषा में कह रहे हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, बहुत सुंदर भाषा में कहते हैं कि नवजात शिशु ने, बच्चा जो जन्म से पहले, उसने ये नहीं बोला मुझे जन्म दो, जो कंसीव हुआ नहीं है, जिस बच्चे को आपने दुनिया में लाने के लिए ये नहीं किया है, आपने सेक्स किया नहीं है, जो बच्चे को कंसीव नहीं किया है, तो वो बच्चा ऐसे नहीं कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म दे के बैठा नहीं है कि मैं दुनिया में आना चाहता हूँ, तो क्यों उसे दुनिया में ला रहे हो? और वो ये भी कहते हैं कि जो बच्चे आ गए हैं दुनिया में, फिर वो कहते हैं भुगतो, अभी तुम क्यों लाए हमें दुनिया में, अभी तुम लोग अपने माँ बाप, यानी वो बच्चे ऑलमोस्ट माँ बाप के ऊपर केस करना चाहिए, उस तरह से कह रहे हैं। ठीक है, मेन पॉइंट इज कि दुनिया में नवजात शिशु के लिए और छोटे बच्चों के लिए और जवानों के लिए जगह नहीं है, ऐसे कह रहे हैं हमारे आचार्य प्रशांत। मैं कह रहा हूँ नवजात शिशु के ऊपर हम क्यों नज़र डाल रहे हैं जब हम बूढ़े बुजुर्गों के ऊपर नज़र नहीं डाल रहे हैं? Why are we trying to tackle the problem from the end of the people who are coming into the world? Why don't we look at the people who should be going from the world? हम उसके तरफ नज़र क्यों नहीं मार रहे हैं? उसका एक कारण है, एक साइकोलॉजिकल कारण है। हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा एक एक्सपायरी डेट होना चाहिए। कोई भी मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन हकीकत ये है
कि हम लोगों का बॉडी एक्सपायर होता है और हमें ज़िंदा रहने के लिए पहले थोड़ा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस को कंज्यूम करना पड़ता है। जब तक आप 50-60 साल के उम्र तक हो तब तक ठीक है। अभी मेरे जैसे हैं कोई, तो अभी तक मेरा कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ेस नहीं है, कोई बाईपास नहीं हुआ है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई किडनी फेलियर नहीं हुआ है, कोई किडनी इश्यूज़ नहीं है। तो अभी तक मेरा मेडिकल एक्सपेंडिचर नेग्लिजिबल है, आई एम स्टिल नॉर्मल। लेकिन अगले 1-2 दशक में कहीं छोटा मोटा हार्ट अटैक हो जाएगा, कहीं ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, कहीं लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा, डायबिटीज़, कुछ ना कुछ तो शुरू होने वाला है। क्योंकि ये बॉडी मरना चाहता है, ये बॉडी मरना चाहता है, ये बॉडी में से वो लाइफ निकलना चाहता है। या फिर मैं थोड़ा ये मिस्टेक तरीके से कह रहा हूँ, लेकिन आम आदमी की भाषा में कहूँ, मेरा बॉडी एक फल है, जैसे कि केला। केले को आप डाइनिंग टेबल पे रखे पड़े रहो, केला अगर पड़े रहता है ना, तो 5-10 दिन में डेफिनेटली वो काला पड़ने लगता है, वो खाने के लायक नहीं रहता है। उसको फ्रिज में रखोगे तो शायद और 5 दिन 10 दिन टिक जाएगा, लेकिन इट इज़ नॉट द बेस्ट, इट इज़ नॉट द बेस्ट। सेम वे आवर बॉडी, हम लोग अपने बॉडी को कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग जो दुनिया को एंजॉय करते हैं, जो जीते हैं, ऐसे सोच के चलो कि हमारा बॉडी एक फल है और उस फल के माध्यम से हम दुनिया को कंज्यूम करते हैं, या हम अपने बॉडी को ही कंज्यूम करते हैं। वी आर यूजिंग आवर बॉडी। आप कहोगे क्रिश सोल की बात पे कहाँ पे आ गए? नहीं, मैं सोल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देयर इज़ नो सोल। मरना है, देयर इज़ नो सोल, कोई आत्मा नहीं है। लेकिन हम लोग अपने बॉडी को कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमर्स ऑफ आवर बॉडी। लेकिन हमारा बॉडी खराब होने लगा है। अब उसे ज़िंदा रखने के लिए, ऑपरेशनल रखने के लिए मेडिकल रिसोर्सेस ज़्यादा ज़रूरत होता है। और मेडिकल ही नहीं, इवन घर के रिसोर्सेस। एक रूम फिर बूढ़े बुज़ुर्गों के लिए रिज़र्व करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई वो इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, तो वो बेड पे पड़े रहेंगे, पूरा दिन बेड पे पड़े रहेंगे। और बेड पे पड़े पड़े लोगों का, यंग लोग जो हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, उनका दिमाग सड़ाएंगे। वो व्हीलचेयर में बैठे रहेंगे, उनके व्हीलचेयर को लेके बाहर जाने के लिए एक अटेंडेंट की ज़रूरत है। वो अटेंडेंट उनको घुमा के लेके आएगा। उनको ज़िंदा रखने के लिए पहले एक बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी, या स्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, या कुछ ना कुछ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कुछ ना कुछ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत, करते करते मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। किडनी की दवा, डायबिटीज़ की दवा, कुछ ना कुछ। और लास्ट में बहुत सारी दवाएं। बूढ़े को 1 साल, 2 साल, 5 साल आगे जीना चाहिए। उसकी वजह से उसके ऊपर जितना भी उसने कमाया था सब कुछ खर्च करके जाएगा। अब मेरा एक सवाल है, ऐसे ज़रूरी है क्या? मेरा आपसे सवाल है, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? मान के चलो, लोग ना अपने बारे में, ये डिजीज़ के बारे में, मौत के बारे में बात नहीं करते ना। मैं करता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान के चलो कि मुझे पता चलता है कि धीरे धीरे मेरा किडनी फेल हो रहा है। अब आई कैन ड्रॉ अ लाइन। डायलिसिस पे मैं और 10 साल, 15 साल, 20 साल खींच सकता हूँ डायलिसिस करके। लेकिन व्हाई नॉट? किडनी फेल हो रहा है ना, ठीक है, डायलिसिस नहीं करेंगे, दवाइयाँ खा के, यू कैन ड्रॉ अ लाइन समवेयर। ठीक है, दवाई में जब तक चलता है तब तक ठीक है,
लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट नहीं और डायलिसिस नहीं। जब वो ट्रांसप्लांट की बात आएगी मना कर देना। कर सकते हैं ना? या मान के चलो कैंसर हो जाता है, यू कैन रिफ्यूज ट्रीटमेंट यार, यू कैन से नहीं चाहिए, या फिर यू कैन से चलो सर्जरी नहीं चाहिए, केमोथेरेपी नहीं चाहिए, रेडिएशन से ठीक होता है तो होने दो, नहीं हुआ तो चलेगा, चलो टाटा बाय बाय, मैं चला, कह सकते हैं ना? हम अपने ऊपर एक टैटू करवा के लिख सकते हैं, डू नॉट रिससिटेट। अगर मेरा दिल रुक गया है, मेरा हार्ट रुक गया है, तो मुझे वो इलेक्ट्रिक शॉक दे के जिंदा वापस मत करना। या फिर कह सकते हैं डू नॉट पुट ऑन वेंटिलेटर। हम कह सकते हैं, टैटू कर सकते हैं अपने बदन पे कि मुझे वेंटिलेटर पे मत डालो। अगर मेरी अवस्था वहाँ पे पहुँच गई कि मुझे वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, और आप जानते हो वेंटिलेटर पे अगर कोई आदमी चला गया फिर उसको निकालना बहुत बड़ा धर्म संकट हो जाता है, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे उसको बहुत लंबे समय तक जिंदा रखते हो, लेकिन उसका बॉडी जीने के लायक नहीं रहता है। इस बॉडी इज़ नॉट फिट फॉर लिविंग। बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं और जवान लोगों को आप वेंटिलेटर पे डालोगे, जी के आते हैं, वापस आ जाते हैं। थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है, लेकिन दे सर्वाइव। दैट इज़ यंगर पीपल। बट वेंटिलेटर पे डालना मतलब फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट हो जाता है। 1 महीना निकल जाएगा, आईसीयू के चार्जेस रोज़ के 5,000 10,000 डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, 20,000 डिपेंडिंग ऑन आप कितने रिच हो और या आपने अपना नाम कौन से हॉस्पिटल में ये करवाया है। एक्सपेंसेस कैन बी किलिंग फॉर द फैमिली। तो मेरा एक सुझाव है, कम से कम ये मिनिमम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम से कम हम ये तो कह सकते हैं यार कि डू नॉट रिससिटेट, डू नॉट पुट ऑन वेंटिलेटर, डू नॉट ऑपरेट। किडनी नया ये न मत करो यार, मत करो, मुझे पास हो जाने दो। इतना तो हम कर सकते हैं ना। या यू कैन ड्रॉ फाइनेंशियल लाइन। देखो बेटा, 5 लाख 10 लाख का अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 10 लाख में अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ ना, 10 लाख का ऑपरेशन अगर करना पड़ रहा है, या वो 10 भी नहीं, 5 और बाकी 5 पोस्ट ऑपरेटिव केयर, तो द आंसर इज़ येस, अदरवाइज द आंसर इज़ नो। अब आप कहोगे अरे 5 लाख 10 लाख तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत और पैसे हैं। हाँ है ना, लेकिन ये रिसोर्सेस किसके लिए है? ये रिसोर्सेस जो जमा हुए हैं, जो इकट्ठे हुए हैं, ये किसके लिए है? इट इज़ फॉर द यंगर जनरेशन। ये घर, ये माल मिल्कत, ये किसके लिए है? इट इज़ फॉर द यंगर जनरेशन। अब हम अगर छोड़ के नहीं जाते हैं, हम छोड़ते ही नहीं है, हमसे छूटता नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं मैं जवान हूँ। दुनिया को हमने कंज्यूम कर लिया है, हमने एंजॉय कर लिया है। दुनिया को मेरी बात करता हूँ, 60 साल से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने दुनिया को देखा है। अब क्यों ये लालच के और दुनिया को देखूं, और 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल दुनिया को देखूं, ये लालच क्यों? और मुझे अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए फिर चाहिए एक ड्राइवर वाला गाड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चल नहीं सकता, इसलिए मुझे अभी चाहिए ड्राइवर वाला गाड़ी। ड्राइवर क्यों? अरे क्योंकि मेरा नज़र कमज़ोर है, इसलिए ड्राइवर। और इसलिए क्योंकि आई डोंट वांट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे थकान होता है गाड़ी चला के, तो नहीं, मैं ड्राइवर वाला गाड़ी रखूँगा। और मेरे पास पैसे हैं। दोस्तों, दुनिया में आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन वो धरती पे बोझ कहते हैं ना, धरती पे बोझ, बूढ़े को धरती पे बोझ कहते हैं, या जो लोग बिल्कुल बेकार हो जाते हैं उनको धरती पे बोझ कहते हैं। हम लोग, बूढ़े लोग, धीरे धीरे करके धरती पे बोझ बनते हैं। ये एक कड़वा सच है।
अब अगर इट इज़ देर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन, एक और बात मैं कह रहा हूँ, देर इज़ अ टग ऑफ वॉर, देर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन। बूढ़े बुजुर्ग लोग यंग लोगों से पावर दूर रख रहे हैं, दे आर कीपिंग देम अवे फ्रॉम पावर। पॉलिटिकल पावर में बूढ़े बुजुर्ग लोग यंग लोगों से, यानी मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, तुम बनो छोटा वाला मिनिस्टर। सीनियर कौन है? बूढ़े लोग। जूनियर्स कौन है? उनसे यंग लोग। और भी जूनियर कौन है? उनसे भी यंग लोग। बहुत पहले से चलते आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई प्रथा नहीं है। ओल्डर पीपल वांट पावर, ओल्डर पीपल वांट टू ग्रैब पावर, वो पावर को संग्रहित करते हैं। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। हम अपने आप को ये खुद एक ये दे देते हैं कि हम बहुत, हमारे अंदर विजडम है, और इसलिए क्योंकि हमारे अंदर विजडम है, हम वाइज हैं, हमने दुनिया देखी है, हमारी दाढ़ी ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुई है धूप में, तो इसलिए हमारे पास पावर होना चाहिए। इसलिए हम फैसला करेंगे। किस चीज़ का फैसला? आज देखो दोस्तों, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया ना, तो वो डोनाल्ड ट्रंप करेगा, या नेतन्याहू करवाएगा, या फिर किम जोंग उन या पुतिन। ये सब लोग बुजुर्ग हैं, सब लोग बुजुर्ग हैं। पुतिन अपनी जवानी का प्रदर्शन करते रहता है, सीना तान के चलता है, तो आपको लगता है अरे ये अभी यंग है। अब उसकी दाढ़ी वो बढ़ने नहीं देता है। अगर दाढ़ी बढ़ेगा तो पता चलेगा उसका उम्र क्या है। हम लोग ये कर सकते हैं, दाढ़ी को शेव करो कि मैं अगर मूछ दाढ़ी शेव कर दूं और टकला करूं और शेवन पोजीशन में रहूं ना, तो आपको लगेगा कि मैं 20 साल का कम उम्र का हूं, मैं 40 साल का बंदा हूं। हम लोग ये सब कर सकते हैं, और फेस पे बोटॉक्स वगैरह करेंगे, छोटा सा प्लास्टिक सर्जरी करेंगे हम लोग। मैं ड्रामा कर सकता हूं कि आई एम यंगर, और पैसे उसमें कंज्यूम होते हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं। तो एंटी नेटलिज्म मत सोचो, ये मत सोचो कि दुनिया में बच्चे, छोटे बच्चे न आए। ये सोचो कि हम बूढ़े बुजुर्ग वॉलंटरीली कैसे इस दुनिया से जाएं। आप ये सोचो। बहुत पहले जब मैं छोटा बच्चा था, शायद 1975 में 10 साल का था, तब मैंने एक मूवी देखा था। वो मूवी का नाम था लोगन्स रन। आप चाहो तो देख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लोगन्स रन, LOGAN, लोगन। अब लोगन्स रन का जो थियोरी है वो ऐसा है, मैं ये थियोरी आपसे, आपके पास, यानी ये मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है, और उसमें होता क्या है कि दुनिया को चलाने के लिए कुछ एल्डर लोग ये तय करते हैं कि इंसान का एक्सपायरी डेट 30-35 साल की उम्र में होना चाहिए। आई थिंक 30 साल। अब 30 साल की उम्र में एक्सपायरी डेट उन्होंने डाल दिया, मतलब 30 से ज़्यादा आगे कोई बढ़े ही नहीं। अब ये क्यों? क्योंकि 30 से ज़्यादा आगे बढ़ेगा, 40 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, तो जाके वो बूढ़े बुजुर्ग को चैलेंज करेगा ना, वो एल्डर को चैलेंज करेगा। 30 के उम्र के बाद क्या करते थे? दे आर पुटिंग पीपल इनटू एक टाइप का गेम रूम है, जहाँ पे लेज़र बीम चलते रहता है और लोग फ्लोट होते हैं, और वो लेज़र बीम उनको उड़ा देता है, जूम, वन फ्लैश ऑफ स्पार्क्स, और वो इंसान गायब, गॉन। यानी मौत का एहसास तक नहीं होता है। और वो इट्स लाइक अ गेम, इट इज़ एक्सपीरियंस्ड एज अ गेम या एक सेलिब्रेशन। और एक बंदा जो है जिसका नाम है लोगन, वो कहता है नहीं मेरे साथ ये होने नहीं दूंगा। आई थिंक लोगन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों भागते हैं। लोगन की गर्लफ्रेंड शायद उससे कम उम्र की है, तो देन दे बिकम रनर्स। अब रनर्स तो वो भी एक टाइप का स्पोर्ट है कि रनर्स का पीछा करो, उसके पीछे भागो और उसको मार दो जगह पे, जिधर मिलता है शूट हिम। पुलिस के लिए वो भी एक स्पोर्ट है।
यानी हंटिंग, ह्यूमन हंटिंग। तो ये टाइप के जो ये जो पिक मूवी था उसमें द प्रेमिस वाज के 30 साल के उम्र से ज़्यादा इंसान को नहीं जीना चाहिए, दिस इज़ द एक्सपायरी डेट। और अगर आप ऐसे कहते हो तो लोगों को लगता है हाँ यार ये बहुत बुरी बात है यार, दिस इज़ टेरिबल यार, ऐसे कैसे कह सकते हो। तो लोगन्स रन सीम्स जस्टिफाइड कि लोगन अल्टीमेटली एस्केप करता है, वो शहर को छोड़ के भाग जाता है, वो एकदम साइंस फिक्शन वाले सिनारियो में, ओके, उस पूरे सिविलाइजेशन को छोड़ के भाग जाता है जिंदा रहने के लिए, एंड सो ऑन। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, इज़ इट सो बैड? जब आप कहते हो कि किसी को कैंसर होता है, किसी को ये डिजीज़ेस होते हैं, जब ये डिजीज़ेस होते हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज़, जो भी फेटल टाइप के डिजीज़ेस, क्या हम वॉलंटरी एग्जिट नहीं ले सकते? क्या हम डेथ विथ डिग्निटी चूज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब ये चीज़, इसके लिए कोई क्या कहते हैं, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, और हमारे कानून बनाने वाले लोग इस चीज़ के ऊपर कानून बनाना नहीं चाहते हैं। एक कारण तो ये है कि वो खुद बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, दैट इज़ वन मेन रीज़न। मैं कैसे कानून बनाऊंगा कि 60 साल या 65 साल या 80 साल की उम्र में एक्सपायरी डेट होना चाहिए? इट इज़ ईजियर फॉर मी टू पास अ लॉ कि 1 कपल 1 चाइल्ड, ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। 1 कपल 1 चाइल्ड कहना ये आसान है, बच्चों को दुनिया में मत ले आओ, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, दुनिया सस्टेनेबल नहीं रहेगा। सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो जो लोग दुनिया के रिसोर्सेस को कंज्यूम कर रहे हैं, पूंजीपति, पावर के पूंजीपति, ओके, all the people my age and above, all the people, हम लोग दुनिया को के ऊपर राज कर रहे हैं। एजेड पीपल आर रूलिंग ओवर दिस वर्ल्ड, और हम लोगों के राज करने की वजह से यंगर पीपल को दुनिया के रिसोर्सेस से वंचित रहना पड़ता है। रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस की कमी नहीं है। वो गांधी जी का वो स्टेटमेंट था ना, द वर्ल्ड हैज़ इनफ रिसोर्सेस फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ इन रिसोर्स फॉर इवन वन मैन्स ग्रीड। ये वो वाला फंडा है। आप ऐसे सोचो कि अगर हर कुत्ता 16 साल 20 साल के उम्र तक जिएगा तो पिल्लों के लिए स्पेस कहाँ है? आप कुत्तों को स्टेरिलाइज कर दोगे, फिर बूढ़े कुत्ते जो हैं, जो 10 साल के कुत्ते हैं वो 15 साल के हो जाएंगे, 15 साल के कुत्ते हैं जो वो टुचुक चलते चलते धीरे धीरे चलते चलते 20 साल के हो जाएंगे और 20 साल की उम्र में मरेंगे, लेकिन पिल्ले जन्म नहीं लेंगे, पप्स विल नॉट बी बॉर्न। क्यों? क्योंकि आपने स्टेरिलाइज कर दिया है। कुत्तों की प्रजाति का फ्यूचर क्या है? देयर इज नो फ्यूचर, दैट स्पीशीज इज गॉन, इट इज एक्सटिंक्ट। ह्यूमंस के केस में भी ऐसा ही है। हम अगर एंटी नेटलिज्म को सोचते हैं, इट इज़ लाइक कमिटिंग स्पीशीज सुसाइड। हम अपनी स्पीशीज़ को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब अगर हम कहते हैं नहीं अध्यात्म में कहीं मौत नहीं होता, तो बुढ़े अध्यात्म में कहीं मौत नहीं होता एंड वर्ल्ड इज इटर्नल एंड लाइफ इज इटर्नल अगर कहना चाह रहे हो, तो हम अपने आप को क्यों नहीं एक एक्सपायरी डेट दे रहे हैं? हम बच्चों को क्यों प्रिवेंट करना चाहते हैं, जो जिन्होंने दैट इज़ द फ्रेश ग्रीन पार्ट ऑफ लाइफ। यानी जो बूढ़े पेड़ हैं, फॉरेस्ट फायर का एक फंडा समझते हो? फॉरेस्ट फायर, जब जंगल जल जाता है ना, तो नए नए पौधों को स्कोप मिलता है। पुराना जो जंगल जलता है, वो जो जंगल है वो
उसने ही सभी ये छोटे छोटे पौधों को सप्रेस करके रखा है। पेड़ों ने उनके तक धूप नहीं पहुंचने दिया है, और इसीलिए वो जो जंगल है वो धीरे धीरे बूढ़ा होता है, पूरा जंगल बूढ़ा होता है। फिर एक दिन फॉरेस्ट फायर हो जाता है, सारे पेड़ जल जाते हैं। पेड़ जल जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको फिर सनलाइट मिलता है, वो फिर बड़े हो सकते हैं, वो फिर पेड़ बन सकते हैं, वो नए पेड़ बन सकते हैं। हमारे जनरेशन के, मैं आई एम नॉट प्रपोजिंग अ फॉरेस्ट फायर बाय द वे, मैं ऐसे प्रपोज नहीं कर रहा हूँ कि सभी बूढ़ों को एक साथ कत्लेआम करो, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा रिलायंस ऑन मेडिसिन, सर्जरी कम होना चाहिए। हमारा रिलायंस ऑन सर्जरी खास करके कम होना चाहिए। और एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, किडनी फेल हो रहा है, हो जाने दो भाई, चलेगा, चलो मेरा निकलने का समय आ गया, एक्सेप्ट कर लो ना, मेरा निकलने का समय आ गया, एक्सेप्ट कर लो। डायलिसिस पे मत जाओ। डायलिसिस मशीन्स का क्या होगा? अरे लेट इट बी फॉर यंगर पीपल। कोई 30-40 साल के उम्र में अगर किडनी फेल होता है ना, उसको डायलिसिस पे जाने जो, जब तक वो 60-70 साल का नहीं होता है। लेट इट बी फॉर हिम। मुझे नहीं जाना है डायलिसिस पे, मुझे नहीं जाना है कैंसर। अभी कैंसर यार, 60-70 साल के उम्र में कैंसर। माई डैड वॉज 82 व्हेन ही डाइड। उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था 77 के उम्र में। डैड फिलोसॉफिकल नहीं थे लास्ट तक। इट इज़ कॉल्ड बैटलिंग विथ कैंसर, कैंसर के अगेंस्ट लड़े, ऐसे कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि तिल 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 मरे हैं। ऑपरेशंस किए, मैनी ऑपरेशंस वर अननेसेसरी। मैं तो चाहूँगा कि मुझे अगर हो जाए, ऑपरेशन शुड नॉट बी डन, नो ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब किसी भी टाइप का नहीं। वो उनके लिवर को बाईपास करने के लिए एक छोटा सा स्टेंट डाल दिया गया, क्यों किया? नहीं करना चाहिए था। उनके कोलन में से ब्लीडिंग हो रहा था, तो एक ब्लीडिंग को बंद करने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन किया। मैं कहता हूँ क्यों किया? नहीं करना चाहिए था। मेरे केस में अगर होता है, आई डोंट वांट इट। ये क्या होता है ना, छोटा ऑपरेशन करके घुसते हैं। अभी मेडिकल प्रोफेशन के लिए भाई ये तो बहुत अच्छा मौका है। यंग पीपल को उम्मीद देते हैं कि आपके पापा को हम जिंदा रखेंगे। आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ द लैक ऑफ डिसाइसिवनेस, जो भी कारण है, हम ये नहीं कह सकते नहीं कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरों के लिए हम कैसे कह सकते हैं? अपने आप के लिए कह सकते हैं। मैं अपने आप के लिए कह सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए तक नहीं कह सकता हूँ कि नहीं उसको ऑपरेशन नहीं मत करो। मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ ना, नहीं मुझे ऑपरेशन नहीं चाहिए, आई एम रिफ्यूजिंग ऑपरेशन, आई एम रिफ्यूजिंग। मैं अभी से डिनाई कर रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे। हम अपने आप के लिए कह सकते हैं ना। आप अगर मुहिम की तरह सोचना चाहते हो, एज अ मूवमेंट, दिस कुड बी अ मूवमेंट, दिस कुड बी अ मूवमेंट। एंटी नेटलिज्म क्या है? व्हाट इज एंटी नेटलिज्म? आई डोंट कंसिडर इट अ मूवमेंट, इट इज़ नॉट अ वायबल मूवमेंट। बच्चों को जन्म मत दो, डोंट लेट चिल्ड्रन बी बॉर्न इन टू दिस वर्ल्ड। ये कौन सा मूवमेंट है? आई टोटली अपोजिट, 100% आई अपोजिट। ओके, मैं कहता हूँ अगर एक कपल बच्चा पैदा करना चाहते हैं, इट इज़ हेल्दी फॉर देम टू डू सो। और एक बात, ये बच्चे पैदा करना और बच्चों को एजुकेट करना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, बहुत कॉस्टली हो गया है। 1 साल के 5 लाख, 1 साल के 10 लाख लगते हैं, ये टाइप का सब है। और दूसरे साइड में हमें अपने लिए बुढ़ापे में ज़िंदा रहने के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इकट्ठा करना होगा, ताकि हम ज़िंदा रहेंगे, ताकि हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस चलेंगे जब तक हमारा लाइफ एंड नहीं होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? बच्चे का जो कॉस्ट है वो इसलिए एक्सपेंसिव है, ये एक थियरी मैं दौड़ा रहा हूँ। बच्चों का जो एजुकेशन कॉस्ट है वो इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि
हम लोगों ने सारे रिसोर्सेस को संग्रहित करके रखा है। अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग रिसोर्सेस फ्री कर देंगे, एक घर को हम लोग ऑक्यूपाई करके रखते हैं अपने बॉडी से। हम अगर निकल जाएंगे, बच्चों को रहने के लिए स्पेस है तो भाई निकलो ना, बोरा बिस्तर बांधो, निकलो। हम जो पूंजी एक्यूमुलेटेड है, जो वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, वो बच्चों के लिए छोड़ देते हैं इंस्टेड ऑफ नहीं मेरे बुढ़ापे के लिए मुझे चाहिए, मैं किसी ओल्ड एज होम में नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए ये घर मेरे लिए चाहिए। मैं ओल्ड एज होम की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ के जाने की बात कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि भाई त्याग दो ना यार, जिंदगी को कपड़े की तरह त्याग दो यार, छोड़ दो, चले जाओ, गो ऑन अ लॉन्ग एडवेंचर। जाओ, चलो मैं हिमालय चला, हिमालय के ठंड में कितना सरवाइव करोगे, देखते हैं जितना सरवाइव करते हैं। चलो मैं दरिया किनारे चला, अब मैं दुनिया में नहीं आना चाहता हूँ। ये वानप्रस्थ आश्रम जिसको कहते थे ना, वन में चले जाना, वानप्रस्थ आश्रम। वन बचे नहीं है, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, करेक्ट। व्हाई इज इट इंक्रीजिंग? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है। एक ज़माने में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल 40 साल का हुआ करता था, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी थैंक्स टू मेडिकल एडवांसमेंट 60 70 80 90 ऐसे सब जाने लगा है। ऑन दी अदर साइड फर्टिलिटी कम हो रहा है। जापान जैसे देशों में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। इटली, स्पेन, यूरोप के बहुत सारे देशों में लोग बच्चे को पैदा करना छोड़ दिए हैं। ये क्या हो रहा है? इज दिस करेक्ट? इज दिस द वे टू गो? ये तो दिस इज अ स्पीशी लेवल सुसाइड। ये स्पीशीज, हम अपना स्पीशीज का सुसाइड कर रहे हैं। मटेरियलिज्म आप कहते हो ना, ये है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म यही है कि हम इस मटेरियल दुनिया को एंजॉय करते करते इस जगह पे पहुंच गए हैं कि अब हम कहते हैं मैं इस मटेरियल दुनिया को छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा ऑपरेशन करवाओ, मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाओ, मेरे नीज का ऑपरेशन करवाओ, मेरे हिप्स का ऑपरेशन करवाओ, मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, मुझे ज़िंदा रखो, किसी भी सूरत पे मुझे ज़िंदा रखो और मैं कंज्यूम करते रहूँगा। मैं इस दुनिया का रिसोर्सेस कंज्यूम करना चाहता हूँ। यही तो मटेरियलिज्म है ना, यही तो मटेरियलिज्म है। आप अगर स्पीशीज की भलाई चाहते हो कि मानव जाति बनी रहे, तो ओल्डर पीपल लाइक मी शुड लर्न टू टेक एन एग्जिट। अब ये जो मैं कह रहा हूँ लोगों को लगेगा यार बहुत ग्रिम मैसेज है। इट्स अ वेरी ग्रिम मैसेज, इट्स अ वेरी नेगेटिव मैसेज। नो, आई एम जस्ट एक्नॉलेजिंग अ रियलिटी कि दुनिया के रिसोर्सेस इन्फिनिट नहीं है, फाइनाइट है दुनिया के रिसोर्सेस। लेकिन हम प्रिटेंड करना चाह रहे हैं, हम ढोंग कर रहे हैं, हम नाटक कर रहे हैं कि दुनिया के रिसोर्सेस इनफाइनाइट है, कि मैं 100 साल की उम्र तक जी सकता हूँ, कि 110 के उम्र तक जी सकता हूँ, 120 के उम्र तक जी सकता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। एक शब्द जिसको कहते हैं ना, सेक्स के लिए यूज़ किया जाता है, लस्ट। यही तो है लस्ट। जब तुमसे मटेरियल प्लेजर्स छूटते नहीं है, और हम कहते हैं यार, यंगर पीपल को कहते हैं मटेरियल प्लेजर्स को छोड़ दो, मटेरियल प्लेजर्स को त्याग दो, घंटा भैंचोद
तुम लोग, and I say this to all the guru types, all the fucking guru types, सफ़ेद दाढ़ी वाले मेरे टाइप के, हम लोग दुनिया जी चुके हैं, हम लोगों ने जो खाना था खा चुके हैं। और हम अगर बच्चों से कहते हैं, हम अगर यंग लोगों से कहते हैं कि तुम लोग मत खाओ, तुम्हारा दुनिया को एंजॉय करना लस्ट है, तो इससे बड़ा ढोंगीपना, इससे बड़ा करप्शन, इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है दुनिया में। लस्ट शब्द का इस्तेमाल करना हमें अगर इस्तेमाल करना है तो हमें अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। हमसे यंग लोगों के ऊपर वो लस्ट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चों के बारे में कहते हो कि ही हैज़ लस्ट, ही शुड फकिंग हैव लस्ट, ही शुड हैव लस्ट। दुनिया के लिए उसको भूख होना चाहिए, दुनिया के हर सुख के लिए उसके पास भूख होना चाहिए। वो हर चीज़ खाएगा, वो हर चीज़ पहनेगा, वो हर चीज़ एंजॉय करेगा। त्यागना चाहिए हमें त्यागना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए, हमें छोड़ने के धीरे धीरे ग्रिप छोड़ना चाहिए। वी शुड लर्न टू फेज आउट। और अगर हम नहीं करते हैं तो जिस चीज़ को हम इमोरल कहते हैं, अनैतिक, वो हर चीज़ वो हम कर रहे हैं। अभी एक और सवाल उठता है इसमें से कि क्या कृष्ण तुम यूथनेसिया की बात कर रहे हो? बूढ़ों को मौत का इंजेक्शन दे देना चाहिए। मैं कहता हूँ ज़रूरत पड़ने पे डेथ विथ डिग्निटी भी एक चीज़ है। डेथ विथ डिग्निटी, डिग्निटी के साथ मरना। डिग्निटी क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे डैड जब कैंसर से मरे तो लास्ट 10 डेज धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में हिज ब्रेन वेंट इन पीसेस। उनकी पर्सनालिटी टुकड़े टुकड़े में गया है। ही वॉज लिटरली स्टार्विंग। वो कुछ खा नहीं सकते थे। उनको ब्लड के थ्रू पैरेंटरल फीड दिया जाता था इंट्रावेनसली, लेकिन पैरेंटरल फीड भी उसका एक लिमिट होता है। मैंने फिर उनसे, डॉक्टर से कहा कि बस हो गया, पैरेंटल फीड विड्रॉ करो। विड्रॉ करने के बाद करीब 1 हफ्ता या 10 दिन लगे उनको जाने में। It was painful to watch. It was painful for him. क्या ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत है क्या? Was the pain necessary? इंजेक्शंस हैं। कुत्तों को अगर हम उसको सुला देना कहते हैं, कुत्ते बिल्ली, पुट टू स्लीप। इंजेक्शंस हैं, आसान तरीके हैं। 1 मिनट ज़िंदा हैं, दूसरे मिनट में निकल गए। 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, दिल रुक जाएगा। दिल रुक जाता है। छटपटाना, तड़फड़ाना कुछ नहीं रहता है। तरीके बहुत हैं। हमारा मेडिकल प्रोफेशन हमको एक फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर बना के छोड़ेगा। अगर मेरे जैसे लोग निकल नहीं सकते हैं तो ट्रंप जैसे लोग दुनिया का विनाश करके रखेंगे। अगर यंग पीपल जिनको जीना है उनके हाथ में डिसीजंस नहीं है
तो ट्रम्प और बाइडेन जैसे लोगों के हाथ में अगर डिसीजंस हैं, पुतिन के जो जैसे लोगों के हाथ में डिसीजंस हैं, वो जानते हैं कि हम 2 दिन के मेहमान हैं, वो न्यूक्लियर बटन दबा देंगे। दुनिया का विनाश, सर्वनाश करके जाएंगे। आप ये पावर किसके हाथ में दे रहे हो? Who are no longer stakeholders, who have no fucking stakes in living. आप उनके हाथ में ये अल्टीमेट पावर दे रहे हो, ये डिसाइड करने का कि इंसानियत जिंदा रहेगा या मरेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट राइट, इट इज़ फंडामेंटली रॉन्ग। तो ये जो आज हो रहा है, दिस इज़ a situation where young people are colonized by older people. We are the colonialists. You are the colonized. Young people have no power. You have to धीरे you have to accumulate power. As you get older, you accumulate power. Economic power, power to make decisions, political power, administrative power. बहुत धीरे से आपको पावर एक्यूमुलेट करना पड़ता है। इज इट फंडामेंटली राइट? आई डोंट अग्री एट ऑल। ये गलत है। ये जो हुआ है ये पूंजीवाद है। दिस इज कैपिटलिज्म। आप कहोगे क्रिश तुम कम्युनिस्ट हो। करेक्ट आई एम अ फकिंग कम्युनिस्ट। यू नो व्हाट आई वांट? I want younger people to rule the world. I want young people to rule the world. इसलिए मैं कम्युनिस्ट हूँ। चलो, मैं चाहता हूँ कि दुनिया के का बागडोर, क्या कहते हैं यार, व्हाट्स इट कॉल्ड, द रेंज ऑफ बागडोर कहते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। दुनिया का डोर, द रेंज जिससे घोड़ा कंट्रोल होता है, वो यंगर लोगों के हाथों में होना चाहिए। दे विल मेक डिसीजंस विच इज़ मोर प्रो लाइफ। वो ज़िंदगी को फेवर करते हुए डिसीजंस वो ले सकते हैं और वो लेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है, ऐसे मुझे विश्वास है। जब बूढ़े लोग डिसीजंस लेते हैं, वो पावर को संग्रहित करने के लिए डिसीजंस लेते हैं, and they will take decisions which are pro death. वो मौत के तरफ लेके जाएंगे इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को। और आज हम उसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं। वी आर एक्सट्रीमली क्लोज टू न्यूक्लियर वॉर। और हर जगह स्टैग्नेशन दिखाई देता है, हर जगह स्टैग्नेशन है। कोर्ट्स क्यों फंक्शन नहीं करते हैं? मैं बताता हूँ क्यों फंक्शन नहीं करते हैं। कोर्ट्स इसलिए फंक्शन नहीं करते हैं क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग लोग कोर्ट चला रहे हैं। दे आर एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। उनको पड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट धीरे चलता है, हाई कोर्ट धीरे चलता है, जजमेंट्स देते नहीं है क्योंकि उनको फकिंग पड़ी नहीं है यार। उनको पड़ी नहीं है दुनिया से, वो दुनिया से थक चुके हैं। दे आर नॉट एबल टू फंक्शन। उनका ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन उन्होंने, किसी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पदवी पकड़ के रखा है, किसी ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पदवी पकड़ के रखा है। द हाई कोर्ट जजेस आर ऑल एजेड। पहले के ज़माने से ऐसे ही होते आ रहा है कि एजेड पीपल, जो लोग ओल्ड होते हैं, वो ऐसे हाई पोजीशंस में रहते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में कम से कम मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था ना, तो ज़्यादातर लोग टपक जाते थे। 55 साल 60 साल की उम्र में टपक जाते थे, या फिर उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती थी, या कुछ ना कुछ होके उनको पावर छोड़ना पड़ता था। उनके आंखों में कैटरैक्ट आ जाता था, उनको पावर छोड़ना पड़ता था। आज ऐसे नहीं है। तो वो पावर को पकड़े रहते हैं 60 साल 70 साल 80 साल। तो वी आर कॉलोनाइजिंग यू, वी हैव कॉलोनाइज्ड यू। एक 30 साल 40 साल के आदमी के पास व्हाट आर हिज होप्स ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड विच ही कंट्रोल्स?
नो, नथिंग, ज़ीरो। उसके हाथ में कंट्रोल नहीं है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल के लोगों के हाथ में कंट्रोल है, वेल्थ है, पूंजी है। अब देखो ना, कौन, हु कंट्रोल द वर्ल्ड? वो रतन टाटा कंट्रोल्स द वर्ल्ड, मुकेश अंबानी कंट्रोल्स द वर्ल्ड, वॉरेन बफेट कंट्रोल्स द वर्ल्ड। पूंजीपति, किसी भी पूंजीपति को देखो, इज एजेड, बदन एक सड़े हुए फल की तरह है उनका, दिमाग भी एक सड़े हुए फल की तरह है। इट्स फर्मेंटिंग, खराब हो गया है या खराब हो रहा है। अब हम उनको डिग्निटी देते हैं, रतन टाटा, ओ व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट मैन। ही मस्ट हैव बीन अ ग्रेट मैन अंटिल द एज ऑफ 55, 60। ही मस्ट हैव बीन अ ग्रेट मैन, लेकिन धीरे से डिक्लाइन होने लगा था। यू कुड सी द फकिंग डिक्लाइन यार, यू कैन सी द डिक्लाइन। फिगर हेड्स, वो फिगर हेड्स, कुछ लोग फिगर हेड्स बन के रह जाते हैं। जो बाइडेन ने क्या क्या राज किया होगा? What the fuck could he have done by himself? कुछ नहीं, सिनाइल ओल्ड मैन। लेकिन ये सिनाइल बूढ़ा, he was the most powerful man in the world. ट्रम्प सड़े हुए ऑरेंज की तरह, he's senile यार, he's fucking senile यार। लेकिन उसके हाथ में, he has the power to take some of the most powerful decisions, the biggest decisions for the world. डोनाल्ड ट्रम्प क्या डिसीजन लेगा वो? महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली चला के मार दिया। I am to some extent a fan of Gandhi. एंड बाय द वे, मैं मोदी सरकार का प्रशंसक नहीं हूँ, गोलवालकर का भी प्रशंसक नहीं हूँ, आरएसएस का प्रशंसक नहीं हूँ। लेकिन गांधी को छुटकारा दिया गोडसे ने। ही रिमूव्ड हिम फ्रॉम द स्टेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। शायद अच्छा ही किया, शायद अच्छा ही किया। आई एम नॉट सेइंग गांधी वाजंट गांधी, गांधी था, बट ओल्ड पीपल आर इररेलेवेंट। एंड एक समय आ जाता है जहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होने लगता है। वी हैव टू फाइंड अ वे, वी हैव टू फाइंड अ बेटर वे। आज का जो तरीका है, इट इज़ नॉट द राइट वे। देयर इज़ अ लॉट, वी नीड टू, एक फंडामेंटल रीथिंकिंग की ज़रूरत है। ये ऐसे नहीं चल सकता कि द ओल्डर यू गेट, द रिचर यू गेट, द मोर पावरफुल यू गेट। तुम, एंड दिस इज हैपनिंग एट हाउस होल्ड लेवल, एवरी हाउस होल्ड, ओके। इन एवरी हाउस होल्ड द ओल्डेस्ट पीपल आर द पीपल विथ एसेट्स। हर एक घर में, मैं घर घर की बात कर रहा हूँ, हर एक घर में जो एसेट्स पे बैठे हुए हैं, उनके पास वेल्थ है। जो लोग बच्चे वाले लोग हैं, द ब्रीडिंग कपल जिसको कह सकते हैं, यंग पीपल, 30-40 साल के लोग, दे डोंट हैव पावर, दे डोंट हैव रिसोर्सेस को एल्डर्स ने पकड़ के रखा है और वो छोड़ते नहीं हैं। और वो कहते हैं कि मुझे 80 साल तक जीना है, 90 साल तक जीना है, इसलिए मैं कैसे रिसोर्सेस को छोड़ूंगा। ऑफ कोर्स यंगर पीपल कह नहीं सकते कि छोड़ो, कैसे कहोगे, किस मुंह से कहोगे? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, क्या तुम हमसे श्राप लेना चाहते हो? क्या तुम हमारी पूंजी पर, हमारी वेल्थ पे तुम
नज़र डाल रहे हो? तुम्हें माँ बाप पसंद नहीं है क्या? तुम्हें माँ बाप पे प्यार नहीं है क्या? तुम्हें माँ बाप पे रिस्पेक्ट नहीं है क्या? दिस इज फकिंग इमोशनल ब्लैकमेल यार, हम लोग कर रहे हैं। इट्स इमोशनल ब्लैकमेल। समथिंग हैज़ टू चेंज। मैं ये ठीक से नहीं जानता हूँ कि चेंज, बदलाव क्या होगा। एक ही पॉइंट है कि देयर हैज़ टू बी अ बेटर वे। देयर हैज़ टू बी अ बेटर वे। इंसानियत को एक बेहतर तरीका ढूंढना पड़ेगा which goes away from this age dominated way of control of wealth. उसको gerontocracy कह सकते हैं। Gerontocracy is a country which is run by old people. It's called gerontocracy. Oligarchy is a country which is run by rich people. भारत ही नहीं, सभी डेमोक्रेसीज वी आर रन बाय ओल्ड पीपल एंड रिच पीपल. द ओल्डर यू गेट, द मोर इन्फ्लुएंशियल यू गेट, द मोर पावरफुल यू गेट. तुम जितने बुजुर्ग होते जाते हो उतना आपका कंट्रोल ज़्यादा है, आपके पास वेल्थ भी ज़्यादा है और आपके पास कंट्रोल करने की मंशा भी ज़्यादा है. योर इंटेंशन टू कंट्रोल ऑल्सो इंक्रीजेस. ये ठीक नहीं है. इट्स एन इमोशनल पॉइंट. इट्स एन इमोशनल पॉइंट क्योंकि हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वी कैन नॉट लिव फॉर एवर. ये हमें एक्नॉलेज करना पड़ता है. मुश्किल है. इट इज़ डिफ़िकल्ट. इट्स इमोशनली अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू से. हाउ टू से इट. कैसे कहेंगे कि हमें छोड़ना चाहिए? कैसे कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं ना. हम अभी तो मैं जवान हूँ. 50 इज़ द न्यू 30, 60 इज़ द न्यू 40, 70 इज़ द न्यू 50. या फिर मैं 60 के ऊपर मेरा उम्र बढ़ता ही नहीं है. आई एम यंग फॉर एवर. इट इज़ सेल्फ डिसेप्शन. औरतें जब ये टाइप का काम करते हैं हम मजाक करते हैं कि औरत कहती है मेरा एज 29 है. 5 साल के बाद मेरा उम्र 29 है. वो 30 का होना नहीं चाहती है. हो गई है एक्चुअली 35 की हो गई है. फिर अचानक से एक दिन बोले कि मैं 33 ईयर्स की हूँ. एक्चुअली वो हो गई है 40 ईयर्स की. कहेगी नहीं 33 ईयर्स. हम ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. हम डिनाई करना चाहते हैं. ऐसे क्यों होता है ये समझ में तो आता है. आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट. मैं अंदर से अंडरस्टैंड करता हूँ सेंटिमेंट, इस सेंटिमेंट को. बट एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिवली वी हैव टू रिकॉग्नाइज द ट्रूथ ना. कब तक डिनाई करेंगे? कब तक डिनाई करते रहेंगे? कब तक डिनाइल करके जिएंगे? और उसके आड़असर हैं एवरी ईयर. हर साल हम रिसोर्सेस को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं. हर साल उनकी अमानत है. हमें ऐसे सोचना होगा. हर साल हम हमारे बच्चों के, हमारे पोतों की अमानत पर बैठे हैं. एवरी पासिंग ईयर हम उनकी अमानत को दबा कर बैठे हैं. ऐसे कैसे चलेगा? चलिए, शुभ रात्रि. ऑलमोस्ट सुबह होने को आया. मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल. गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शबा खैर.